हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको ये जान के खुशी होगी कि लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज पर ही आपको मिल रहा है हिंदी व्याकरण मिल रहा है, और हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य को आपको देखने के लिए मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े हुए थे ये भी जानना क्या है ज़रूरी है। देखिएगा, पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे हुए थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंग देखे हुए थे, और दूसरे वीडियो में हम लोग देखे हुए थे भाषा और भाषा के प्रकार और भाषा की विभिन्न लिपियों को देखे हुए थे। तो वैसे स्टूडेंट्स जो इन दोनों क्लास को अभी तक नहीं देखे हुए हैं और देखना चाहते हैं तो आप लॉजिकल इंग्लिश चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर आप देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण के दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करेंगे इस क्लास में। पहला हम लोग देखेंगे कि वर्ण क्या होता है, उसके बाद देखेंगे वर्णमाला, देखेंगे कि आखिर वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला का यूज क्या है उसके बारे में देखेंगे। और दूसरी बातें आप याद रखिएगा, इसमें हम लोग देखने वाले हैं वर्ण के भेद, क्या देखेंगे, वर्ण के भेद। और तीसरा पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है वर्णों का उच्चारण स्थान, पूछ लेता है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, वर्णों का उच्चारण स्थान, और इस बार के एग्ज़ाम में भी आएगा। हर एक साल ये जो टॉपिक होता है ना, उच्चारण स्थान और वर्ण के भेद में आपको हम बताएंगे कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसके सभी भेदों को हम लोग देखेंगे और आपको पता लगेगा कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सीरीज भी कराएंगे ना तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, इस क्लास को पढ़ने से आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ण विचार हम लोग का पहला ही चैप्टर है, वर्ण विचार है। अब देखिएगा, कोई आपसे अगर पूछता है कि वर्ण क्या है तो गौर कीजिएगा, वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे वर्ण को हम लोग चाहें तो हम लोग अक्षर भी बोल सकते हैं, वर्ण को क्या बोलेंगे, अक्षर भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर वर्ण की परिभाषा अगर अपने भाषा में दिया जाएगा तो ऐसे भी अब कहा जा सकता है कि वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये क्या होती है, भाषा की सबसे ये छोटी इकाई है। अगर आपसे कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, वर्ण को कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके हम लोग खंड और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो आप वर्ण देख रहे हैं ना, इसके हम लोग खंड या टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ही क्या होती है, वर्ण होती है, और वर्ण के हम लोग खंड या टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे देखिए अ आ छोटी, या जो ये लिखा है क हलंत, ख हलंत, य हलंत। सबसे पहले समझ लीजिए इस हलंत का मतलब क्या होता है। जैसे किसी भी वर्ण में हलंत लग गया, जैसे मान लीजिए कि च यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना, तो च लिखा गया, इसका मतलब क्या है कि इस च के अंदर अ भी है, यानी कि च को लिखा जाता है तो च हलंत धन अ लिखा जाता है, ठीक है ना। च हलंत धन क्या लिखा जाता है, अ लिखा जाता है, तब जो होता है च को हम लोग संपूर्ण च बोलेंगे। नहीं तो यहाँ पर देख रहे हैं क हलंत, ख हलंत, ये सब क्या है, अपने आप में आधा है, पूर्ण नहीं है। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं ये राम को कैसे तोड़ा गया और गाय को भी इसी प्रकार से तोड़ा गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि ये क हलंत लगा हुआ है, क्या इसका और छोटा टुकड़ा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अ का और छोटा टुकड़ा हो सकता है क्या, बिल्कुल हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्ण के हम लोग खंड या टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते हैं। आइए हम लोग कुछ और विशेषता हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो वर्ण होता है उनकी आखिर क्या विशेषताएं होती है। ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे हम लोग वर्ण की कुछ विशेषताओं को हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि वर्ण की विशेषताओं में देखिएगा, वर्ण जो होता है ना भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बता चुके हैं। इसके खंड या टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये भी आप जान चुके हैं। दूसरी बात जानिए कि यह भाषा की ध्वनि का क्या है, एक चिन्ह भी है, एक चिन्ह भी है। जो भाषा हम लोग लिखते हैं उसकी ध्वनि का क्या है, एक चिन्ह है। यह वर्ण जो होता है ध्वनि का क्या होता है, लिखित रूप होता है,
और वर्णों के व्यवस्थित मेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित मेल को ही हम लोग शब्द बोलते हैं। जैसे मान लीजिए घर लिखना है, क्या लिखना है, घर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए घ हलंत धन अ धन र हलंत धन अ लिखेंगे, तब जाके हम लोग क्या मिलेगा, एक शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, एक शब्द मिलेगा। तो ये बात समझ में आ गया, वर्ण क्या है, वर्ण की विशेषता क्या है। आइए हम लोग देखते हैं आखिर वर्णमाला के बारे में देखते हैं। वर्णमाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा थोड़ा सा, इसमें याद रखिएगा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे, वर्णमाला। आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52। कितने हैं, 52, यानी कि 52 वर्ण हैं। कैसे, हम लोग अभी देखने वाले हैं। गौर कीजिएगा, स्वर में स्वर की अगर संख्या पूछा है कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देख लीजिए, अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ औ, गिनिएगा तो कितना होगा, 11 होगा। आप गिन भी सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, अयोग्या हमें आपको याद रखना है, अंग और इसकी संख्या कितनी हो गई, 2, जोड़ते चलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क वर्ग में क्या आ जाएगा, क ख ग घ अंग। च वर्ग में च छ ज झ इ। ट वर्ग में उसी तरह से ट से क्या हो जाएगा, अड़ तक। त वर्ग में त से न तक। प वर्ग में प से म तक, यानी कि 5 को वर्ग बन रहा है, यानी कि 5 5 जा 25 हो जाएगा ना जी, 25 हो गया। उसके बाद देख लीजिएगा, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो अक्सर सवाल पूछता है, और इस बार पूछेगा कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 याद रखिएगा। कौन कौन, य र ल व, ये तीनों से पूछा जाता है, ठीक है ना, तीनों से। उष्ण व्यंजन कौन कौन होता है, तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ठीक। उसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है, छ त्र ज्ञ और स्र, ये क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। और एक बात और याद रखिएगा, द्विगुण व्यंजन 2 ही होता है। द्विगुण व्यंजन 2 होता है, एक अंग की तरह जो दिया है, एक ढ के नीचे बिंदु है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगुण व्यंजन बोलेंगे। तो टोटल आप जोड़िएगा ना, तो वर्ण की संख्या कितनी मिल जाएगी, 52। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि वर्णों की कुल संख्या कितनी, तो आप क्या लिखेंगे, 52। कितना लिखेंगे, 52। आइए अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। वर्ण के बाद हम लोग देखेंगे वर्ण के भेद, हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। वर्ण के भेद हम लोग देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, वर्ण के भेद में बहुत यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, अक्सर सवाल पूछता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के भेद पूछता है। तो याद रखिएगा कि वर्ण के कितने भेद हो जाएंगे, वर्ण के 2 भेद हो जाएंगे। अब कभी कभी प्रश्न पूछने का इसका तरीका, पैटर्न भी बदल गया है। आपसे पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर और प्रयोग के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तभी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 में आप याद रखिएगा, पहला जो होता है आपका स्वर वर्ण होता है, दूसरा जो होता है आपका व्यंजन वर्ण होता है। पहला क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि आखिर स्वर वर्ण हम लोग किसे कहते हैं। स्वर वर्ण, देखिएगा, स्वर वर्ण जो होता है ना, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, यानी कि इसका उच्चारण जो होगा, स्वर वर्ण का जो उच्चारण होगा स्वतंत्र रूप से होगा, यानी कि दूसरे वर्ण की इसमें सहायता नहीं ली जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। अपने शब्दों में ये बोल सकते हैं कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वर वर्ण बोलेंगे। और स्वर वर्ण जो होता है अपने आप में इसका उच्चारण जो होता है स्वतंत्र होता है, दूसरे किसी वर्ण का इसमें सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आइए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्ण की संख्या जब पूछे तो कितना लिखना है, 11 लिखना है, और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। देख लीजिएगा कौन कौन सा स्वर वर्ण होता है। देखिए, अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ औ, इनकी संख्या, स्वर वर्ण की संख्या कितनी, स्वर वर्ण की संख्या पूछे तो कितनी, 11 याद रखिएगा। देखिए, ये जो आप वर्ण चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वर्ण चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप संधि पढ़िएगा ना, तो संधि में इस चीज़ का यूज है, स्वर वर्ण का, व्यंजन वर्ण का यूज है। कुछ रिलेटेड पॉइंट आपको वहाँ पर संधि में समझने में क्या होगा, कारगर होगा, ठीक है ना। और संधि से ही प्रश्न बनते हैं, तो इस टॉपिक को समझना क्या है, इम्पोर्टेंट है।
आइए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, स्वर वर्ण के भेद की बात किया जाए तो स्वर वर्ण के जो होते हैं भेद जो होते हैं दो होते हैं। पहला देखिए उच्चारण के आधार पर, और एक जो होता है जाति के आधार पर। अगर आपसे कहा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होंगे, 3 भेद होंगे। पहला ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं, इसलिए याद रखिएगा। ह्रस्व स्वर को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल स्वर बोलेंगे। दूसरा, इसमें दीर्घ स्वर पढ़ना है। तीसरा क्या पढ़ना है, प्लुत स्वर पढ़ना है। अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद, 3 भेद। पहला बोलिए ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर, तीसरा क्या हो जाएगा प्लुत स्वर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला देख रहे हैं ना, ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जाति के आधार पर क्या हो जाएगा, जाति के आधार पर 2 ही वर्ण याद रखना है। पहला जो होगा सजातीय वर्ण, दूसरा जो हो जाएगा विजातीय वर्ण हो जाएगा। पहला सजातीय वर्ण और दूसरा विजातीय वर्ण। अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा बारी बारी से देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर पहले देख लेते हैं कि उच्चारण के आधार पर पहला जो है हम लोग का ह्रस्व स्वर है ना जी, ह्रस्व स्वर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। तो इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में क्या लगता है, बहुत कम समय लगता है, ठीक है ना। इसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है, इसमें एक मात्रा का हम लोग प्रयोग करते हैं, और इसकी संख्या कितनी है, 4 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जैसे याद रखिएगा, ये पूछ लेता है अ छोटी छोटा ऊ री, आपसे ज़रूर पूछेगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी, 4, और दे देगा कि अ जो है कौन सा स्वर है, तो ह्रस्व स्वर, या छोटी ई कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर, छोटा ऊ कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर, और री कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि ह्रस्व स्वर कौन कौन सा होता है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा, अ छोटी छोटा ऊ और री जो होता है ह्रस्व स्वर होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है ना। और एक मात्रा का क्या होता है, इसमें प्रयोग होता है, देख रहे हैं ना। अ में कोई मात्रा है जी, नहीं है, ठीक है ना, तो एक मात्रा बोलेंगे। ई में कोई मात्रा है, नहीं है, ठीक। अब देखिएगा दूसरा, इसमें हम देखते हैं, दूसरा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दूसरा जो है आपका दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा, दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा। तो जब बड़ी मात्रा होगी तो इसमें दुगुना समय लगेगा, समय भी क्या लगेगा, दुगुना। बोल सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। याद रखिएगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से क्या लगेगा, दुगुना समय लगेगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे। और इसके उच्चारण में अधिक समय लगेगा, अधिक समय मतलब दुगुना समय लगता है। आपसे पूछ सकता है कि इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। देख लीजिए कौन कौन 7 होता है, आपको पता चल जाएगा। देखिए पहला इसमें क्या हो जाएगा, आपका आ हो जाएगा, ठीक है ना। पहला क्या हो जाएगा, आ, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर पहला क्या है, आ है। उसके बाद है बड़ी ई है, उसके बाद बड़ा ऊ है, उसके बाद ए है, ठीक है ना, ए है, ओ है और औ है। फिर से देख लीजिए, आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ओ है और क्या है, औ है। आइए हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखेंगे कुछ दीर्घ स्वर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिएगा, दीर्घ स्वर जो होता है 2 शब्दों के मिलने से बनता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें दुगुना समय लग रहा है, यानी कि किसी न किसी 2 शब्दों से ही मिलकर बना हुआ है। अब देखिएगा, जैसे बात किया जाएगा कि आ कैसे बना हुआ है, तो अ प्लस अ से मिलकर आ बना हुआ है। बड़ी कैसे बना हुआ है, छोटी प्लस छोटी से बड़ी। बड़ा ऊ कैसे बना हुआ है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बना है। ए कैसे बना है, तो अ प्लस छोटी ई के मिलने से क्या बना है, ए बना है। ए कैसे बना है, तो अ प्लस ए के मिलने से क्या बना है, ए बना है, ठीक। ओ कैसे बना हुआ है, तो अ प्लस बड़ा ऊ के मिलने से ओ बना है। औ कैसे बना है, तो अ प्लस ओ के मिलने से क्या बना है, औ बना है, ठीक है ना। अब देखिएगा तीसरा जो है, तीसरा तो एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं तीसरा।
तीसरा आपका है प्लुत स्वर है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें सबसे अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, ठीक है ना। ये याद आपको रखना है। इसमें 3 मात्राओं का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिएगा जैसे आप देख रहे हैं ना, ये देखिए राधा के बीच में एस टाइप का, एस अंग्रेजी के एस टाइप का 2 ठो अक्षर बना हुआ है। इसमें इसी से पहचान जाएंगे। प्लुत स्वर को अगर पहचानना होगा ना, तो अंग्रेजी का जो एस ऐसे लिखा जाता है ना, इसमें आपको ऐसा देखने के लिए प्लुत स्वर में आपको मिलेगा। तो आप याद रखिएगा, प्लुत स्वर के उच्चारण में जो होता है ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है या सबसे अधिक समय इसमें लगता है। ये ध्यान रहेगा ना। देखिए नोट में भी लिखा गया है कि इसका चिन्ह अंग्रेजी के एस होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक नाटकों के संवाद में किसी को पुकारते समय किया जाता है। नाटक उटक में होता है, किसी को पुकारना होगा ना, तो ऐसे प्लुत स्वर का हम लोग प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या लगता है, अधिक समय लगता है जब किसी को हम लोग पुकारते हैं। तो उसके बाद आपको क्या देखना है, हम स्वर के मात्रा चिन्ह के बारे में आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए स्वर का मात्रा चिन्ह, ये भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि स्वर के चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है। व्यंजन वर्ण स्वयं में आधे होते हैं। व्यंजन वर्ण स्वयं में क्या होते हैं, आधे होते हैं। इनके साथ स्वर लगने से ये पूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही है, जो पहले हम आपको बता चुके हैं। जैसे इसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए क लिख रहे हैं, ठीक है ना, क लिख रहे हैं, तो ये क जो है इसमें आपको मिलेगा एक स्वर मिलेगा, एक व्यंजन मिलेगा। कोई भी वर्ण बना हुआ है तो एक स्वर के और एक व्यंजन के मिलने से ही एक वर्ण का निर्माण हुआ है। जैसे क हलंत धन अ, तब जाके क्या हुआ है, क का निर्माण हुआ है। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कुछ स्वर, मात्रा चिन्ह और मात्रा का प्रयोग और उदाहरण हम लोग देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे स्वर में आप जानते हैं जितना अ आ छोटी बड़ी ये सब स्वर होता है, ठीक है ना। इसका चिन्ह हम लोग देखेंगे, ठीक है, उदाहरण देखेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अ है, अ में कोई मात्रा चिन्ह है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो इससे जैसे जैसे कलम हो गया, सरल हो गया। जैसे कलम लिख रहे हैं तो क में अ आ रहा है ना जी, बिल्कुल आ रहा है। ल जैसे कलम, गौर कीजिएगा, कलम। देखिए क हलंत प्लस अ है, प्लस ल हलंत प्लस क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, प्लस म हलंत प्लस क्या हो जाएगा, अ आ जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है, एक स्वर मिल रहा है, एक व्यंजन मिल रहा है ना। इसमें कोई मात्रा नहीं दिखा। दूसरा आप देखिएगा ना, इसमें जैसे आ को समझिएगा, तो क हलंत प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा, का बनेगा। जैसे काला और चाड़ा, आ की मात्रा हो गई ना। उसी प्रकार से क्या है, छोटी, जैसे गिर लिखा है ना, किस लिखा है। उसके बड़ी ई वाला देख लीजिए, कीचड़ है, कीमती है, ठीक है ना। तो ये सब आप देख लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है किसका कौन सा मात्रा होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे बड़ा ऊ को ऐसे हस्तुकार से लिखेंगे, नहीं छोटा ऊ न है, सॉरी छोटा ऊ है, इसको हस्तुकार से लिखेंगे। बड़ा ऊ को दीर्घकार से लिखेंगे। री के लिए ऐसे नीचे ऐसे किया रहता है, ठीक है ना। री के लिए, ए के लिए एक मात्रा, ए के लिए दो मात्रा, ओ के लिए एक मात्रा, औ के लिए दो मात्रा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इधर क्या लिखा गया है, इधर कुछ एग्जाम्पल्स लिखा गया है, आप समझ सकते हैं, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कुछ और तथ्यों को हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से हम लोग देखेंगे अनुनासिक। चलिए इसमें हम देखते हैं अनुनासिक। कुछ यहाँ पे पद है, छोटा छोटा है पद, उसको देख लेते हैं। अनुनासिक का चिन्ह आप याद रखिएगा। अनुनासिक के लिए चिन्ह ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। स्वर का उच्चारण जब मुख और नाक से होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अनुनासिक स्वर हम लोग बोलते हैं। स्वर का उच्चारण जब मुख और नाक से होगा तब क्या बोलेंगे, अनुनासिक स्वर बोलेंगे। और इसका सबसे बेस्ट पहचान है कि आपको शब्द के ऊपर क्या मिलेगा, चंद्र बिंदु मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर दांत लिखा गया है तो ये चंद्र बिंदु आप देख रहे हैं ना, तो इसी से पता लग जाएगा कि दांत का जो उच्चारण होगा नाक से होगा और मुख की सहायता से होगा। याद रखिएगा, वह स्वर का उच्चारण जब मुख और नाक की सहायता से होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुनासिक स्वर हम लोग बोलेंगे।
दूसरी बात इसमें क्या है, अनुस्वार है। क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब बिंदु, ठीक है ना। जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, हवा केवल नाक से निकलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार बोलेंगे। जैसे गंगा हो गया, संत हो गया, कंस, यानी कि बिंदु वाला, ठीक है ना। नोट में बहुत ही अच्छा बात लिखा गया है। देखिए, विसर्ग का उच्चारण ह ध्वनि के समान होता है, ह ध्वनि के समान होता है। और विसर्ग को कैसे दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है विसर्ग को। आपसे चिन्ह भी पूछ लेता है कि ये किसका चिन्ह है, ठीक है ना। चिन्ह भी पूछ लेता है कि ये किसका चिन्ह है, तो याद रखिएगा ये जो है विसर्ग का चिन्ह है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया अतः, प्रातः, लास्ट में ह की ध्वनि निकल रहा है ना जी। तो जब में ह ध्वनि निकलेगा तो आप समझिएगा कि ये क्या है, विसर्ग है। और विसर्ग का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा अयोग्यवाह देखते हैं। इसमें याद आपको क्या रखना है कि ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो स्वर और न ही क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ये ना तो आपका स्वर होगा और ना ही क्या होगा, व्यंजन होगा। जैसे क्या हो जाएगा, अंग और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये ना तो स्वर होगा और ना ही क्या होगा, व्यंजन होगा। इसका कितना प्रकार होता है पूछा जाए तो 4 प्रकार होता है। अयोग्यवाह का प्रकार पूछा जाए कि कितना प्रकार होता है, तो 4 प्रकार होता है। पहला जो होता है अनुनासिक होता है, दूसरा जो होता है आपका विसर्ग होता है, चौथा जो होता है अनुस्वार होता है, और तीसरा जो होता है अनुस्वार होता है, और चौथा जो होता है निर्नुनासिक होता है, ठीक। तो आप इसको याद रखिए, केवल किसका संकेत क्या होता है ये भी देख लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं जाति के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, जाति के आधार पर स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एगो सजातीय वर्ण, एगो विजातीय वर्ण, ठीक है ना। ये वर्ण हो गया, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं देना है। आइए हम देखते हैं अगला, देखते हैं आगे वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्यंजन वर्ण आ गया ना। अब जैसे हम लोग जानते थे कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, तो पहला हम लोग पढ़े थे स्वर वर्ण, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण पढ़ने वाले हैं। गौर कीजिएगा, व्यंजन वर्ण में आपको क्या याद रखना है कि इसको व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हम लोग को स्वर वर्ण की क्या लेनी पड़ेगी, सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए क लिखा जाता है, तो क क्या है, एक व्यंजन वर्ण है। तो इसको बोलिएगा क, तो क में क्या आएगा, अ आएगा, क हलंत धन अ आ रहा है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हम लोग को स्वर वर्ण की क्या लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। अब आपसे दूसरा सवाल पूछ सकता है कि बताइए कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 33। कितना, 33 होता है। आप क से ह तक गिन लीजिएगा, कितना वर्ण हो जाएगा, 33 वर्ण हो जाएगा। इसमें दूसरी बात है, नोट में आपको क्या याद रखनी है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि निकलती है, अ के बिना व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जैसे हमने क को आपको समझाया ना, इसमें अ की ध्वनि निकल रही है, वैसे ही जितने भी व्यंजन हैं उसमें अ की आपको ध्वनि निकलेगी, ठीक है ना। अ की ध्वनि निकलती है, अ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण क्या है, संभव नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण के भेद, देखेंगे कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। देखिएगा व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से सबसे अधिक सवाल पूछा गया है, इसलिए ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है ना। और आप बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। देखिएगा, व्यंजन वर्ण की संख्या जो कितनी होती है, 3 होती है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा जो होता है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा जो होता है उष्म व्यंजन होता है। पहला हम देखेंगे, इसमें स्पर्श व्यंजन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना होता है। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, दांत अथवा होठ के स्पर्श करती है, होठ को स्पर्श करती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए, आपसे एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, आपसे कहेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। डायरेक्टली आपसे कहेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। आपको याद रखना है। जैसे अब बताया था ना, क वर्ग वाला, क वर्ग वाला हो जाएगा, च वर्ग वाला हो जाएगा। देखिए, क वर्ग मिलेगा आपको, च वर्ग मिलेगा, मिल रहा है ना, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यानी कि 1 में 5 होता है तो 5 में कितना हो जाएगा, 25। 1 में 5 होता है तो 5 में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये तीनों से सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। हम लोग देख लिए, पहला क्या देखे थे, स्पर्श व्यंजन देखे थे, दूसरा क्या देखेंगे,
अंतःस्थ व्यंजन देखने वाले हैं। देखिए अंतःस्थ व्यंजन, जो व्यंजन स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं उसे अंतःस्थ व्यंजन हम लोग कहते हैं। और याद रखिएगा कि इनका उच्चारण जो होता है, इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग की पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। जब उच्चारण हम लोग करते हैं ना, तो ये जो जीभ है और मुंह है, दोनों जो होते हैं स्पर्श नहीं करते हैं। तो ये आपको डिफिनीशन में नहीं पूछेगा, आपसे केवल इतना पूछेगा कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और कौन कौन, तो य, र, ल, व। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। संख्या कितनी अंतःस्थ व्यंजन की, 4। स्पर्श व्यंजन की कितनी हो गई, 25 हो गई। आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा, हम लोग देख लेते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे ऊष्म व्यंजन। क्या देखेंगे, ऊष्म व्यंजन देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या होता है, देखिए डायरेक्टली देखिए, इनकी संख्या कितनी, 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसे क्या हो जाएगा, तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह हो जाएगा। कहने का मतलब समझ लीजिए, ऊष्म व्यंजन होता क्या है कि वैसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से गर्म वायु बाहर की ओर निकलती है, उससे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तलाबे स, यानी कि गर्म वायु जो होगी मुंह से बाहर की तरफ निकलेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। देखिए आपसे एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा, कह देगा कि तलाबे स जो है कौन सा व्यंजन है, व्यंजन का प्रकार आपसे पूछ लेगा, तो याद रखिएगा कि ऊष्म व्यंजन है। आपसे मान लीजिए कहेगा कि य जो है कौन सा व्यंजन है, तो अंतःस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। अभी बताए थे ना, ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। अब देखिएगा यहाँ पर नोट में बहुत अच्छा पॉइंट है, ये पूछ लेता है कि ऊष्म व्यंजन को क्या कहा जाता है, तो संघर्षी व्यंजन भी इसको कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन भी हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिएगा हम लोग जानेंगे अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब, कहने का मतलब कि इसमें दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग होता है। इसमें दो भिन्न व्यंजन आएंगे, ठीक है ना, तब जाके एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण होगा। जैसे देख लीजिएगा, आपसे कह सकता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको 4 याद रखना है। कितने याद रखना है, 4 याद रखना है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। कभी कभी तो आपके एग्जाम में ये पूछता है कि 6 का निर्माण कैसे हुआ है, तो क धन स से, क धन स से, याद रखिएगा, क धन स से। लेकिन दोनों जो है हाफ हाफ है, पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञ का ज हलंत जोड़ त्र हलंत, इसको याद रखिएगा। त्र का त हलंत धन र, स्र का स हलंत धन र हलंत, ठीक है ना। ये आपसे पूछ लेता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग देख रहे हैं व्यंजन, देखे थे ना जी, वर्ण के भेद हम लोग देखे थे। वर्ण के भेद में देखे थे कि 2 भेद होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे, पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण के हम लोग भेद देखें, तो व्यंजन वर्ण के भेद हम लोग तीनों भेद हम लोग देख लिए। उसके बाद एक्स्ट्रा में हम लोग क्या देखें, संयुक्त व्यंजन हम लोग देखें, जो इम्पोर्टेंट है। दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, कम से कम चारों का आप नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए, जिसका हम लोग को बेसब्री से था इंतजार, ठीक है ना, उच्चारण तालिका, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं उच्चारण स्थान। किस वर्ण का कैसे हम लोग उच्चारण करते हैं, इसको हम लोग अब देखने वाले हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक एकदम बने रहिएगा और स्किप करके मत देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण स्थान में अगर कंठ की बात किया जाए, तो आप सबसे पहले देखिए क वर्ग। क वर्ग का मतलब क्या होता है, क से लेकर अंग तक, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है ना। उसके बाद इसी में ह आएगा, ठीक है ना, ह। और स्वर में क्या आएगा, अ, और आ, यानी कि इतना चीज़ आपसे पूछे, अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, कंठ। कंठ से क्या होगा, उच्चारण स्थान होगा। अ का, आ का,
क वर्ग में जितने भी व्यंजन आएंगे और ह वाले का, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या याद रखना है, तालु वाला याद रखना है। इसमें च वर्ग पहले आएगा, ठीक, और य आएगा और तालाबे स आएगा, और स्वर में छोटी और बड़ी याद रखिएगा। ये तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। तीसरी बात आपको क्या याद रखना है, मूर्धा से क्या क्या होता है। तो मूर्धा से पहले ट वर्ग, ठीक है ना, उसके बाद र, और इस वाले स को याद रखिएगा, और इसमें री याद रखिएगा। स्वर में क्या याद रखेंगे? री याद रखेंगे मूर्धा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए दंत वाला से, देखिए दांत से क्या होता है। देखिए त वर्ग होगा, त थ द ध न, और ल और ये स किससे होगा? दंत से होगा। और ट वर्ग वाला पूछा जाए तो मूर्धन्य से होगा, ठीक है ना। ट वर्ग वाला मूर्धन्य से, री भी किससे? मूर्धन्य से। उसके बाद ओष्ठ से क्या होगा, तो जितना भी प वर्ग में आता है ना, प फ ब भ म, और छोटा उ और बड़ा उ, तो ये सब का उच्चारण स्थान किससे होगा? ओठ से होता है। और नासिका से देखिएगा, जितना पंचम वर्ण होता है ना, पंचम यानी क ख ग का अंग हो जाएगा, छ छ ज झ का क्या हो जाएगा? ञ हो जाएगा, यानी कि पंचम वर्ग अंग ञ न अ और म, ठीक है ना। इसका नाक से होता है, यानी कि नासिका याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे आप? नासिका याद रखेंगे। अब देखिए कंठ और तालु दोनों को मिलाकर ए और ए पूछा जाए कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कंठ और तालु या कंठ तालाब में भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। दूसरा बात आपको याद रखना है, कंठ और ओष्ठ से, यानी कि कंठ से भी होगा और ओठ दोनों के मिलने से होगा। ओ और औ का होगा, ठीक। उसके बाद इसमें आपको याद रखना है, दंत ओष्ठ में दांत और ओठ के मिलने से द पूछा हुआ है। ये दंत ओष्ठ यानी कि दांत और ओष्ठ के मिलने से किसका उच्चारण होगा? द का उच्चारण स्थान होगा, ठीक है ना। आपसे पूछेगा द का उच्चारण स्थान, तो दंतोष्ठ आप बोल दीजिएगा। और ओ का उच्चारण स्थान तो कंठ और ओष्ठ आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपसे अक्सर सवाल यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन, केवल उच्चारण स्थान से ही 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इसको एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। और जैसे इसका प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। और वैसे बच्चे जो इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी वीडियो पुराना डाला गया है उसको आप देख सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में ये वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं फिर आपके कमेंट के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।